आज हम सब क्वांटम संख्या के बारे में देखेंगे। क्वांटम संख्याएं क्या है, किसे कहते हैं क्वांटम संख्याएं, और ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है और ये संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, इन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार के हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, जो कोष के बारे में जानकारी देता है। द्विघंसी क्वांटम संख्या जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, जो कोष के बारे में जानकारी देता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, कक्षक के बारे में जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या जिसे S से प्रदर्शित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देता है। आज हम सबसे पहले टॉपिक की जानकारी लेने जा रहे हैं और वो है मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, ये किसके द्वारा दी गई। तो सर्वप्रथम मुख्य क्वांटम संख्या बोर के द्वारा दी गई। बोर ने ही मुख्य क्वांटम संख्या की सर्वप्रथम चर्चा की थी। बोर एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर इज गिवन बाय बोर्स एंड इट्स टेल अबाउट द नेम ऑफ ऑर्बिट, it tell about the shape of orbit, it tell about the energy of orbit, and it is related with orbit of shape, energy and the electron in the presence of orbit is also। n का मान 1 से अनंत के बीच होता है, ठीक है, याद रखना है। ये सारी बातों को अपने को समझने का प्रयास करना है। तो आपको पता चल गया है इस जानकारी के बारे में कि हमें मुख्य क्वांटम संख्या जिसने दी थी, उस साइंटिस्ट का नाम बोहर था। यह उस कक्षक का नाम, आकार और ऊर्जा को बताता है जिससे इलेक्ट्रॉन संबंधित होता है। n का मान 1 से अनंत के मध्य होता है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है। इसमें हमारे पास नाभिक है, नाभिक के बाहर ये मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 आप देख पा रहे होंगे। ये आकार को भी बता रहा है। आकार को बताने का मतलब यह है कि n बराबर 1 का आकार सबसे छोटा है और n बराबर 2 का आकार उससे बड़ा है और n बराबर 3 का आकार उससे बड़ा है और n बराबर 4 का आकार उससे भी बड़ा है। n का मान बढ़ता है तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है ऊर्जा भी बढ़ती है और n का मान 1 से लेकर अनंत तक जा सकता है। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष, कोष को ही कक्षा कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो है हमें कक्षा का नाम, मतलब पहले कोष को K भी कह सकते हैं, दूसरे कोष को L, तीसरे कोष को M और चौथे कोष को N भी कह सकते हैं। n का मान 1, 2, 3, 4 होता जाता है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित इसका मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। n बराबर 1 की ऊर्जा सबसे कम होती है और n बराबर इंफिनिटी की ऊर्जा ज्यादा होती है। ये लिखा हुआ है। n का मान 1, 2, 3, 4 अनंत हो सकता है, इसे KLMN भी कह सकते हैं, जो कि मैं अभी हाल ही फिलहाल बता चुका हूं। n का मान अधिक होने पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी अधिक होती है, मैंने अभी बताया। n बराबर 1 है तो आकार छोटा, n बराबर 2 है उससे आकार बड़ा, n बराबर 3 उससे आकार बड़ा। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। पहले कक्षा की त्रिज्या से ज्यादा होता है, दूसरे कक्षा की त्रिज्या, दूसरे कक्षा से ज्यादा होता है, तीसरे कक्षा की त्रिज्या, और त्रिज्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है। n का मान अधिक होने पर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है। ये भी बात मैंने अभी हाल ही फिलहाल में बताया कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या के बाद इलेक्ट्रॉनों का वेग की बात आती है कि पहले कोष की जो वेग होगा वो ज्यादा होगा। कारण ये है कि पहले कोष का नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी। नाभिक इसको तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेगा। मतलब पहले कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग ज्यादा, दूसरे का उससे वेग कम, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ आकर्षण बल का मान कम होता जाता है, उसको तेजी से अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, जिसके कारण उसका वेग कम हो जाएगा। उसके बाद परिक्रमण करते हुए एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = nh/2 पाई होता है।
कोणीय संवेग का मान, कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगाएगा जब उसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2 के इक्वल होता है। यदि कोई आपसे कहे कि आप बताइए, यहां पर हम ले लेते हैं नाभिक, और ये पहले कोष के लिए कोणीय संवेग का कोई नाम पूछ दे, क्या होगा मान कोणीय संवेग का मान? तो आपको कहना है 1h/2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो h/2। कोई कहे जाए दूसरे कोष के लिए पता करना, तो n का मान 2 रख दीजिए, तो 2h/2, 2 से 2 कैंसिल, इसी को आप h/π कह सकते हैं। यदि कोई कह देगा तीसरे कोष के लिए तो 3h/2 ये हो जाएगा। कोई कह देगा चौथे कोष के लिए तो 4h/2, और आपको पता है 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, इसी को अपन लिखते हैं 2h/π। याद रखिएगा, परिक्रमण करते हुए एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होता है। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। अब ये 2n² क्या है, आज उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2n², पहले कोष के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 1 जा 2। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। कोई बोलेगा तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 18 हो गया। इस प्रकार से हमें पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n² नियम है। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ छठवें कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आप बता दीजिएगा। छठवें कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 2n², 2 इंटू n की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 72। हमको पता है कि छठवें कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 72 होगी। अब उसके बाद आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर, इसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। ये जो है जैसे वो बोहर के द्वारा दी गई थी, ये सोमरफील्ड के द्वारा दी गई, ये साइंटिस्ट का नाम था। उसके बाद यह उपकोष का नाम व कक्षक की आकृति व कक्षीय कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। उसके बाद यह उपकोष का नाम व कक्षक की आकृति व कक्षक कक्षीय कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं। यल के संभवतः मान कुछ निश्चित हैं, बता देता हूं मैं उसके बारे में। यह उपकोष के लिए यल का मान 0 है, पी उपकोष के लिए यल का मान 1 है, डी उपकोष के लिए यल का मान 2 है, और यह उपकोष के लिए यल का मान 3 है। आगे जी और यश की कल्पना की जाएगी तो जी के लिए 4 होगा और यश के लिए 5 होगा। ये यल के मान है, ठीक है, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान है। ये बातें हमने आपको बताई। अब उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। डी ब्रागली की तरंगदैर्घ्य आरोपित विभव से संबंधित है। यह देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में प्रत्येक उपकोष कक्षकों में विभाजित हो जाता है। साथ में चुंबकीय क्वांटम संख्या भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन अव्यव के वितरण को वर्णित करता है। यम का मान -L से +L तक के सभी पूर्ण गुणज मान 0 को सम्मिलित करते हुए, अर्थात यम का मान -L से +L तक होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं।
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि N, L और M, किसी ने कह दिया कि चौथे कोष के लिए L का मान बताओ, तो जो N का मान होता है उससे L का मान हमेशा एक कम होता है और 0 से प्रारंभ होता है। यदि N बराबर 4 है तो L का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पर कभी भी 4 नहीं होगा, क्योंकि N और L का मान कभी भी बराबर नहीं होता। और 0 मतलब यस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मतलब P को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मतलब D को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 मतलब F को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4S है, ये 4P है, ये 4D है और ये 4F है। 4S, 4P, 4D और 4F। M का मान, यदि L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा, यदि L का मान 1 है तो M का मान -1, 0 और +1 होगा, यदि L का मान 2 है तो M का मान -L से स्टार्ट होगा, +L तक जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2। यदि L का मान 3 है तो M का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2 होता है। 1 मान है इसलिए 1 कक्षक, 3 मान है तो 3 कक्षक, 5 मान है तो 5 कक्षक और साथ में 7 मान है, 7 वैल्यू है तो 7 कक्षक। ये बात हमको याद रखना है कि N जो है, N से हमेशा L का मान 1 कम होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 कम होगा और M का मान L पर निर्भर करेगा, हमेशा -L से +L तक जाएगा 0 से होते हुए। जैसे L का मान 1 तो M का मान -1, 0 और +1। एक और बता देता हूं इसके अलावा, किसी ने कह दिया N और L और M का मान बताओ और कह दिया N बराबर 3, तो आपको समझ जाना है कि L का मान हमेशा N से 1 कम होगा, मतलब 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। M का मान L पर निर्भर करता है, यदि L 0 है तो M भी 0 होगा, यदि L 1 है तो M -1, 0 और +1 होगा, यदि L 2 है तो M का मान -2, -1, 0, +1 और +2 होगा। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि हम, ये तो उपकोष के बारे में बताता, तो 0 S के लिए है, 1 P के लिए है और 2 D के लिए है, और ये कक्षक के बारे में बताता तो S में 1 कक्षक, P में देख लीजिए 3 कक्षक आ गया है, 3 मान भी प्राप्त हो गए हैं, D में 5 मान प्राप्त हो गए हैं, 5 कक्षक भी होता है। इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि L जो है उपकोष की जानकारी देता है, SPDF की, और जो M है वो कक्षक की जानकारी देता है। ये चौकोर डब्बे को कक्षक कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। कोष के अंदर होता है उपकोष और उपकोष के अंदर होता है कक्षक, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसे सेल कहते हैं, इसे सब सेल कहते हैं, इसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अब्र के विन्यास को प्रदर्शित करता है, जो कक्षक होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बताता है, कैसे? मान लीजिए हमने नाभिक बना दिया है, तो कक्षक भले हम मानते हैं गोला गोला गोला, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अब्र होता है। एक जगह पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा है, फिर कुछ दूर बाद छोड़ के फिर कुछ दूर बाद ऐसा हो जाएगा, जो बताता है कि कुछ कुछ दूरी पर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी को इलेक्ट्रॉन अब्र कहते हैं। फिर कुछ दूर बाद तो 1, 2, 3, ये इलेक्ट्रॉन अब्र को बताता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं नाभिक के चारों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्र कहते हैं उसे। अब उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में प्रत्येक उपकोष कक्षकों में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल, उपकोष टूट करके कक्षक का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया कि एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, पी एक उपकोष है लेकिन उसमें 3 कक्षक है, डी एक उपकोष है लेकिन उसमें 5 कक्षक है, क्योंकि वो विभाजित हो गया, उपकोष कक्षक में विभाजित हो गया। चुंबकीय क्वांटम संख्या भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन के वितरण को वर्णित करता है। इसका मान भी बता दें, -L से +L। कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, वो कक्षक कहलाता है। एक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, N, L और M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। N का मान, L का मान, M का मान, सारी चीजें क्लियर होती हैं। वो बात मैंने अभी आपको बता भी दी है कि N बराबर 3 हो तो L का मान कैसे निकालेंगे और M का मान कैसे निकालेंगे।
अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नोड पर। बहुत अच्छा टॉपिक है नोड, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। यह कोई बिंदु, रेखा, तल, सतह हो सकती है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। दिखाता हूं कैसे। ये मेरे पास नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक है, लेकिन इसके बीच में ये यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बिल्कुल शून्य है, नोड कहते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बिल्कुल शून्य है, क्या कहते हैं? नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बिल्कुल शून्य हो उस जगह को नोड कहते हैं। और जहां पर ये दिखाई दे रहा है वहां तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जहां दिखाई दे रहा है वहां तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये जो खाली स्थान है रिक्त, इसी को नोड कहते हैं। कक्षकों के बीच का खाली स्थान, कोषों के बीच का खाली स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बिल्कुल शून्य हो उसे नोड कहते हैं। अब यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है त्रिज्या नोड जिसे गोली नोड, जिसे नोडल सतह कहते हैं। एक होता है कोणीय नोड जिसे नोडी तल भी कहते हैं। नाभिक तथा अनंत को नोड नहीं माना जाता, जैसे मैंने ही नहीं माना। ये नाभिक है, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको नोड नहीं मानते। नोड यहाँ बाहर से माना, ये पहले कोष के बाद ये खाली स्थान नोड, दूसरे कोष के बाद ये खाली स्थान नोड, तीसरे कोष के बाद खाली स्थान नोड, ये वाला समझ लो, चौथे कोष के बाद खाली स्थान नोड, लेकिन नाभिक को नोड नहीं मानते। बहुत बढ़िया बात लिखा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कक्षकों के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि स्पष्ट यश कक्षक नाभिक के चारों ओर गोली सममित दर्शाते हैं। आप सभी को याद रखना है कि यश कक्षक की जो आकृति है गोलाकार होती है। यश कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। इसमें एक ही कक्षक होता है। नाभिक के चारों ओर यश इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सभी दिशाओं में समान होती है। कक्षक का आकार मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। 1s कक्षक 2s कक्षक से छोटा तथा 2s कक्षक 3s कक्षक से छोटा। मतलब मान लो कि यहाँ पे 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक है, ये 3s कक्षक है, तो याद रखना 1s से बड़ा कक्षक होगा 2s, 2s से बड़ा कक्षक होगा 3s। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी कक्षकों का आकार भी बढ़ता जाएगा। तो कोई बोलेगा आकार का क्रम, तो ये होगा 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 3s, 3s से बड़ा 4s, 4s से बड़ा 5s। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे आकार बढ़ता है। मतलब n आकार को डिसाइड करता है, n का मान बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि यश कक्षक नाभिक के चारों ओर गोली सममित द्वारा दर्शाते हैं। सारी बात हमने बता दी है, गोली होते हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न कोष वाले यश कक्षक गोली सममित के होते हैं, फिर भी कुछ तथ्यों में अलग होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। 1s इलेक्ट्रॉन के नाभिक के पास पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, पर जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है कम होता जाता है। 2s इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में नाभिक के पास प्रायिकता अधिकतम और फिर शून्य तक जाती है और फिर बढ़ती है तथा बाद में वापस नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ घटती है। बीच का क्षेत्र गोली कक्षा जहां प्रायिकता शून्य होती है नोडल सतह या नोड कहलाता है। इस प्रकार 2s कक्षक एक नोड पाए जाने के कारण सामान्यतः ns कक्षक में 1s कक्षक से अलग होता है। इसी प्रकार 3s के पास दो नोड होते हैं। कैसे दो नोड होते हैं देखिए, ये मैंने नाभिक बनाया, ये मैंने 1s बनाया। 1s के बाद जब मैंने 2s लिया तो 1s और 2s के बीच में एक नोड है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। उसी तरह से जब 3s में पहुंचेंगे तो एक नोड ये था, एक नोड ये हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। मतलब 2s के पहले एक नोड पाया जाएगा और 3s के पहले ये भी और ये भी दो नोड। नाभिक के बाद वाले को नोड नहीं मानते हैं, उसके बाहर 1s के बाहर वाले से चालू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ साथ यश कक्षक का आकार या ऊर्जा बढ़ती है। यश कक्षक का आकार या ऊर्जा निम्न क्रम में बढ़ती है। 1s से बड़ा 2s होता है, 2s से बड़ा 3s होता है। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बातें कर लेते हैं
किस पर? पी उपकोष पर। पी उपकोष जिसकी आकृति डंबल शेप की होती है, डमरू के आकार की होती है, ये है हमारे पास। और पी में 3 कक्षक होते हैं। मान लीजिए मैंने पी जेड को प्रदर्शित कर दिया ऐसे। जब मैं ये पी जेड को प्रदर्शित कर रहा हूं तो पी वाई को मैं प्रदर्शित कर सकता हूं। मान लीजिए ये मेरा पी वाई हो गया। उसी तरह से मैं पी एक्स को प्रदर्शित कर सकता हूं। ये पी एक्स हो गया। मतलब पी में 3 कक्षक होते हैं, पी जेड, पी वाई और पी एक्स। कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने जेड को ऐसा रख दिया, वाई को सीधा रख दिया और एक्स को ऐसा रख दिया, त्रिविम बन गया है। मतलब पी के जो 3 कक्षक है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देख लीजिए। ये पी जेड हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी एक्स हो गया। इस प्रकार पी के 3 कक्षक हो गए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। उसी तरह से आपको जानकारी होगी किस बात की, कि डी में 5 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 कक्षक हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डी उपकोष के 5 कक्षक हैं। और डी का जो आकार होता है डबल डंबल होता है, डबल डंबल, 2-2 डमरू आकार होते हैं। यदि हम इन्हीं टॉपिकों में निरंतर आगे बढ़ते हुए यदि बात करते हैं तो यस, पी और डी पे हम और भी बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। क्वेश्चनों के बारे में मैं बात कर लेता हूं। जैसे यस उपकोष की आकृति कैसी होगी? ऑप्शन आ गया गोलीय, ऑप्शन आ गया डंबल, ऑप्शन आ गया डबल डंबल। आपको टिक करना पड़ेगा कि यस की आकृति गोली होती है, गोलाकार होती है। यहीं पे पूछ लेगा कि उपकोष की आकृति कैसी होती है, तो आंसर डंबल हो जाएगा। यहीं पे पूछ लेगा डी के उपकोष की आकृति कैसी होती है, तो हमारा हो जाएगा डबल डंबल। इस प्रकार इसको बता देंगे। उसी तरीके से यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि n बराबर 5 में कक्षकों की संख्या बताएं। आपको यह बात पता होना चाहिए कि कक्षक के बारे में यम बताता है n का मान यदि 5 है तो l का मान 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकता है। हमेशा n से 1 कम होगा। 0 यस को बताएगा, 1 पी को बताएगा, 2 डी को बताएगा, 3 एफ को बताएगा और एच ये जो 4 है वो जी को बताएगा। यस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, एफ में 7 कक्षक और जी में 9 कक्षक।
ठीक है। अब आपको टोटल बता देना है कि पी में n बराबर 5 में कक्षों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 कक्षों की संख्या 25 होगी। पर यदि अगला क्वेश्चन n बराबर 5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले, तब फिर 2n स्क्वायर का सूत्र लगेगा। n का मान 5 है, 5 के स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। n बराबर 5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर से बताएंगे 50। 25 बने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इसी तरह करके कर लेंगे, टोटल 50 आ जाएगा। इस प्रकार हमको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है यह भी मैंने आपको बताया। साथ में और भी आगे बढ़ते हैं, अन्य चीजों पर भी बात करते हैं, अन्य प्रश्नों पर, अगले प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न आ गया n बराबर 4 में उपकोषों की संख्या बताइए। कैसे बताएं? n बराबर 4 में उपकोषों की संख्या, उपकोष बताने के लिए यल होता है, n का मान 4 तो यल का मान 0, 1 2 3 होगा, और 0 यस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, 4s 4p 4d 4f, उपकोष एस पी डी एफ 4 होगा। चौथे कोष में n बराबर 4 में उपकोषों की संख्या 4 होगी, एस पी डी एफ। कोई बोलेगा छठवें कोष में उपकोषों की संख्या बताओ। कैसे बताएंगे? n बराबर 6, l बराबर 0 1 2 3 4 5, एस पी डी एफ जी एच 1 2 3 4 5 6, मतलब जो कोषों का मान होगा वही उपकोष होंगे। छठवें कोष में 6 उपकोष, एस पी डी एफ जी एच, 6s 6p 6d 6f 6g 6h। इस प्रकार से हम, यदि हमें कोष का मान दे दे, उपकोष पूछ ले तब भी हम बता देंगे, कोष का मान दे दे, कक्षक पूछ ले तब भी हम बता देंगे, कोष का मान दे दे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दे अधिकतम तब भी हम बता देंगे। इस प्रकार हम सारी चीजों को बताते हुए चलेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और भी इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछ लिया हमसे कि सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, मैं भले ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, वहां पेपर में तो ऑप्शन देगा 4। सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 और 11 3s है, n बराबर 3 है, यल का मान यस के लिए 0 और यल 0 तो m भी 0 और m 0 तो एक कक्षक और एक कक्षक तो एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का जो है ऊपर साइड है तो +1/2। मतलब सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 11वां इलेक्ट्रॉन ये 3s1 है, n की वैल्यू 3 हो गई, यस के लिए यल का मान 0 होता है और यल का मान 0 तो m भी 0 होगा, एक इलेक्ट्रॉन यस बराबर +1/2। इस प्रकार से हम सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बता दी। मान लीजिए प्रश्न में हमसे पूछ दिया इनमें से कौन सा समुच्चय सही नहीं है, दे दिया n बराबर 4 और दे दिया n बराबर 3, n बराबर 4
और दे दिया L बराबर 3, दे दिया M बराबर 2 और दे दिया S बराबर +1/2, दे दिया N बराबर 4, L बराबर 4, M बराबर 2, S बराबर +1/2, दे दिया N बराबर 4, L बराबर 4, M बराबर 2, S बराबर +1/2, दे दिया N बराबर 4, ठीक है। L बराबर यहां पर दे दिया हमारे पास क्या 6, M बराबर 2, S बराबर +1/2। कौन सा सही है इनमें से, कौन सा समुच्चय सही है? तो मैंने कहा था जो n का मान होगा और जो l का मान होगा कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा l का मान n से छोटा होगा। यदि n यहां पर 4 है और l 3 है तो यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन n का मान 4 है तो l का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता, क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। n का मान 4 है तो l का मान कभी 5 नहीं हो सकता, ज्यादा भी नहीं हो सकता। n का मान यदि 4 है तो l का मान 6 भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इस प्रकार से हम समुच्चय को देख करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा समुच्चय सही है और कौन सा समुच्चय गलत है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है इस क्वांटम संख्या से? पूछ देगा कौन सा क्वांटम संख्या कक्षा की जानकारी देता है? N, L, M, S, आपको टिक करना है। n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, वही कक्षा की जानकारी देता है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। कक्षा मतलब यह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ, इसी को कक्षा कहते हैं। उसके बाद पूछ लेगा कौन सी क्वांटम संख्या उपकोष की जानकारी देता है, तो आंसर L हो जाएगा। L ही उपकोष की जानकारी देता है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। पूछ लेगा कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक की जानकारी देता है, हो जाएगा M। पूछ लेगा कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दिशा की जानकारी देता है, हो जाएगा S। इस प्रकार से हमसे जो भी प्रश्न क्वांटम संख्या से पूछे जाएंगे, यदि हमने थोड़ा भी अच्छे से इसकी स्टडी की है तो हम क्वांटम संख्या के सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अब कुछ हाइलाइटेड पॉइंट की ओर, थोड़े कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्वांटम संख्या से रिलेटेड। चलिए, तो पहला प्रश्न है मेरा कि 15वें समूह के तत्वों के लिए क्वांटम संख्या, जैसे अब 15वां समूह आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए N2 Np3, अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 15वें समूह के तत्वों के अंतिम कोष के लिए तो n का मान तो 2, 3, 4, 5, नाइट्रोजन के लिए 2p, फास्फोरस के लिए 3p, आर्सेनिक के लिए 4p, लास्ट में एंटीमनी के लिए 5p और बिस्मथ के लिए 6p होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जाएंगे। दूसरे आवर्त का तत्व है नाइट्रोजन, तीसरे आवर्त का तत्व है फास्फोरस, आर्सेनिक जो है चौथे आवर्त का है, एंटीमनी 5वें आवर्त का है, बिस्मथ 6वें आवर्त का है। n का मान पता चल गया। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। L का मान P के लिए हर बार 1 ही होगा, तो एक क्वांटम संख्या है P के लिए जो फिक्स होगी, सभी के लिए फिक्स होगी। कोई भी 15वें समूह का तत्व जो P की वैल्यू होगी फिक्स मानी जाएगी। हमको पता है उपकोषों के बारे में L बताता है
और जो यल बताता है। अब यदि हम बात करेंगे इसी में आगे बढ़ते हुए किन चीजों पे, क्वांटम संख्याओं के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि यश के कितने मान होते हैं। यश के 2 ही मान होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के या तो +1/2 या तो -1/2। ऊपर फेस को यदि +1/2 मान ले तो नीचे फेस को -1/2। एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश ऋणावेश होता है और ये माना गया ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वाजिब नहीं है एक ही कक्षक में रखना। इसलिए एक के चक्रण को ऊपर दिखाया गया और एक के चक्रण को नीचे दिखाया गया। एक की वैल्यू को +1/2 माना गया, दूसरे की वैल्यू को -1/2 माना गया। इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को करेंगे, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से उनका उत्तर देंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से सुयोजित करेंगे। आसान प्रश्नों के साथ, आसान हल के साथ प्रारंभ करेंगे, जो हमारे अगली मेहनत के लिए रास्तों को प्रशस्त करेगा कि हम कर सकते हैं। और कठिन प्रश्नों का सीधे हम तैयारी चालू करेंगे, हमें ऐसा लगे कि हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।